दाऊद हो गया बर्बाद, मगर चमक गए देश के सराफा कारोबारी। सरकार की कोशिश को कर रहे हैं फीका। दोगुनी कर दी सोने की चमक। जी राजस्थान न्यूज का खुलासा। काला सोना। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं माधुरी कलाल। जी हां, वित्त मंत्री और सरकार को सोचना होगा, क्योंकि उन्होंने काले धन को खत्म करने की जो सोच के साथ 500 और 1000 के नोट को बैन किया, और सोच को गलियों और बाजारों में बैठे सर्राफा कारोबारी पलीता लगा रहे हैं। 8 तारीख को जैसे ही नोटबंदी का ऐलान हुआ तो काले धन को ठिकाने लगाने का खेल शुरू हो गया। हमें भी इसकी खबर लगी तो हमने इसकी तह तक जाने का फैसला ले लिया। हमारी टीम खुफिया कैमरे के साथ जौहरी बाजारों में उतर गई। जी मीडिया सरोकारों की पत्रकारिता करता है। ऐसे में जब हमारे पास सोने के काले कारोबार की जानकारी पहुंची तो हमने बीड़ा उठाया ऐसे लोगों को बेनकाब करने का। हम जानते थे कि ये काम आसान नहीं, लेकिन पता था कि असंभव भी नहीं। जनता के भरोसे को बनाए रखने और सरकार के सामने इस काले कारोबार का पर्दाफाश करने के लिए हमने खुफिया कैमरों के साथ अपनी टीम को जयपुर के जौहरी बाजार में भेजा। जहां हमें जानकारी मिली थी कि काले को पीला करने का खेल चल रहा है। यहां सरकारी एजेंसियों के छापों के डर से ज्यादातर दुकानें बंद थीं, मगर कहीं कहीं दुकानों के बंद शटर के पीछे काम चालू था। हमने यहाँ कई दुकानदारों और दलालों से बात की। इस दौरान कुछ तो ऐसे मिले जिन्होंने साफ कहा कि उनके पास माल खत्म हो चुका है, यानी उनका सब सोना बिक गया है। मगर हमें तलाश थी ऐसे कारोबारियों की जो अभी भी ये कारोबार कर रहे हैं। सो एक जगह जाकर तलाश पूरी हुई। तो सरकार ने सोचा था कि जो दाऊद विदेश में बैठकर भारत में नोटों का काला कारोबार कर रहा है, उसके एक फैसले से ये सब खत्म हो जाएगा। पता है, सरकार को ये कतई अंदाजा नहीं रहा होगा कि उसके फैसले के बाद देश के अंदर भी न जाने कितने दाऊद पैदा हो जाएंगे। ये दाऊद इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये भी भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का पूरा काम कर रहे हैं। पूरा खुलासा दिखाएं उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। सरकार और अर्थशास्त्री खुश हैं कि 500 और 1000 के नोट पर लिए गए फैसले ने पाकिस्तानी एजेंसी ISI और दाऊद की कमर तोड़ दी है। मगर उन्हें ये अंदाजा नहीं रहा होगा कि इस फैसले के बाद नए दाऊद पैदा हो जाएंगे, और वो भी इसी देश में। ये वो दाऊद हैं जो नकली करेंसी तो नहीं छाप रहे, मगर रद्दी हो चुकी करेंसी को चमकदार जरूर कर रहे हैं। काले को सफेद करने का जो धंधा पहले विदेशों में चलता था, अब वो गली और बाजार तक पहुंच गया। जो सोना कारोबारी 7 तारीख तक ग्राम के हिसाब से सोने का कारोबार करते थे, वो अब किलो की बात कर रहे हैं। 8 तारीख से ही इन जौहरियों की गोल्डन नाइट शुरू हो गई। अपने खुफिया कैमरे से हमने वो सब कुछ रिकॉर्ड किया है जो देखना और जानना आपके लिए और सरकार के लिए, दोनों के लिए जरूरी है कि आखिर काले सोने का खेल कैसे चल रहा है। आइए अब आपको दिखाते हैं वो स्टिंग ऑपरेशन जो हमारी टीम ने जौहरी बाजार में किया। हमारी स्पेशल टीम कई सराफा कारोबारियों के पास गई और फिर जो खुलासा हुआ वो वाकई चौंकाने वाला था। जब हमारी टीम जौहरी बाजार में पहुंची तो ऐसे काले कारोबारियों को ढूंढने में हमें कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ी। अधिकतर दुकानों में ये धंधा चल रहा था। सबसे पहले हम पहुंचे ओम जैन ज्वेलर्स के पास।
जो खुद तो ऐसा काम करने के लिए मना कर रहा था, लेकिन दूसरों से उसने हमारी मदद करवाने के लिए बात करने का आश्वासन दिया। सब तकलीफ में यहाँ पर कोई ले रहा पर बाजार में कोई लोग कर रहे हैं, मोतीगंज कर रहे हैं और एक दो दिन और कर रहे हैं। प्रभाकर लेवा देगा भाव ले और पुराना बदल वो चाहो तो एक दुकान हो रहा है गाड़ी तो सीधी 50% लेस कर देना। कौन सी दुकान है? कितना अमाउंट चेंज करो ना? 15 पेटी। अब ये शख्स हमारे ही सामने किसी को फोन लगाता है और काले को पीला करने के लिए बात करता है। जरा ये सुनिए। सरकार हम जनते क्या समाचार? कैसे बातें करते हो? क्रांति के दिन में शांति की बातें। बाजार में तो क्रांति फैल रही है, कामकाज नहीं। ऐसा क्यों करते हो? चेक ले और माल दो। नहीं कैश को कैश एक्सचेंज क्या करते हैं? नहीं कर रहे वो तो समझे नहीं। हमें तो आम खाने हैं, पेड़ गिरने ही नहीं घुस सकते, नहीं करेगा। सामने वाले ने क्लियर मना कर दिया कि वो ये खेल नहीं कर सकता, मगर हमारे सामने खड़े सर्राफ ने हार नहीं मानी। उसने बात को आगे बढ़ाते हुए सामने वाली पार्टी को लाइन पर लाने की कोशिश की। आपको बेटा चेंज कराने मना कर दो? नहीं कोई बेटा चेंज कराने मना कर दो? हाँ नहीं, मेरे को तो खैर तो मैं कोई काम बीच में कोई आपको काम करना हो तो मैं उनको भेज दूँ। बिल्कुल नहीं सर, मैं कर रहे हम आएंगे सोचो बाजार को होगा ये चीज 50% में मुझे तो सुना था ना 2 दिन पहले कि फल आदमी कर रहा है, पर मेरे भी तो दिल गुड़ते नहीं। मेरे पास जो पेमेंट मैं बदला लूँ, मासी भी कौन पलटाया गया, चाहे पूरे माटी हो जाओ पर मैं नहीं दे कौन सकूँ। अभी भी कौन देखा जाने मैं भी 8 तारीख की रात में सेल करी, 8 तारीख की रात में बंद होगा जी। मकान में सेल करी, 9 में सेल करी को ना, 10 में करी को ना। आज भाई की मजबूरी थी क्योंकि शादी है शाम की, बाकी ऑर्डर का सामान पड़ा है सारा 10 अक्टूबर का बनोड़ा। 50% तो देखा आपने, जौहरी का कहना है कि ये काम उसने भी किया, मगर अब उसे लोगों के ऑर्डर पूरे करने हैं। साथ ही उसने ये भी बताया कि 8 तारीख को जब 500 और 1000 के नोट बंद होने का ऐलान हुआ तो वो रात जौहरियों की गोल्डन नाइट थी और उस रात उसने भी अपनी मिट्टी को सोना बना दिया। पर तो 8 तारीख को तो हुआ था, आज 8 तारीख को तो हो रहा था। आप तो खूब माल कौन जा गया ना सरकार सर भाग लो, 2 दिन कुछ नहीं लो, 2 घंटा कुछ ले लो, 2 दिन बाद बकावत दुकानदार से बकरा की माई कहते खैर बना ली। और 8 ने जिन्हें कर लिया तो कर लिया, फायदा हो रहा है। हाँ वो बहुत फायदे हो रहे हैं। दुकानदार वोट दिलाए उस दिन, करेंसी भी बंद के लिए भाव भी 30 में बेचा, 45 में बेचा। तो यहाँ बात नहीं बनी, लेकिन हमें पता था कि बाजार में ये खेल लगातार हो रहा है, तो हमने अपनी तलाश आगे बढ़ाई और इस बार हमें बड़ी आसानी से वो शख्स मिल गया जिसने हमारे काले धन को पीला करने का भरोसा दिया। ये वो शख्स था जिसने सरकार के काले धन के खिलाफ लिए गए इतने बड़े फैसले को धता बता दिया। कौन था ये शख्स, दिखाएंगे आगे। कई बार चुनौती घर के अंदर बढ़ जाती है और सरकार के इस फैसले के बाद भी सरकार के सामने चुनौती घर के अंदर वाली है, इन हाउस वाली है। बाहर के लोगों की कमर जरूर उन्होंने तोड़ दी, आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए जरूर फैसला ले लिया, लेकिन उस काले धन को पीला करने वाले इन दाऊद को कैसे पकड़ेगी सरकार, इस पर डिस्कशन भी करेंगे और आपको हम वो भी दिखाएंगे, आगे और भी खुलासे करेंगे। आपको बता दें कि कई ऐसे लोग थे, कई ऐसे कारोबारी भी थे जिनके पास सोना रखा था और हमसे डील भी करने को तैयार हो गए। ये जो सराफा कारोबारी आप देख रहे थे, उनके पास सोना खत्म हो गया था, लेकिन उन्होंने भी
भी ये माना कि 8 तारीख को उसने अपनी मिट्टी को भी सोना बना दिया। कुछ मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनको एक बार इंट्रोड्यूस करवा दूं। सुभाष गुप्ता साहब हैं, अध्यक्ष राजस्थान सराफा संघ के। मनीष अग्रवाल साहब हैं, अध्यक्ष राजस्थान कर सलाहकार संघ के। और सीबी शर्मा साहब हैं, पूर्व IPS अधिकारी हैं। सुभाष गुप्ता साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपके लिए है। आप अध्यक्ष हैं राजस्थान सराफा संघ के। बहुत बड़े डंके की चोट पे सराफा संघ एसोसिएशन ने ये कहा था कि चाहे कहीं भी ऐसा कारोबार हो रहा हो, लेकिन जयपुर में या जो हमारी एसोसिएशन वहां होगा नहीं। सर, आपने स्ट्रिंग देखा होगा, जवाब क्या देंगे आप? ऐसा कोई कारोबार सराफा संघ में नहीं हुआ। केवल जिसके पास कोई कस्टमर आता है तो उसको माल बेचना पड़ेगा, और जो कस्टमर आया है, ग्राहक आया है, उसको अगर रातों रात कोई करेंसी बंद हो जाती है तो उसको मना नहीं कर सकता कि हम उसको माल नहीं बेचेंगे। ग्राहक को वही माल मिला है जो उसने मांगा गया है और वो दुकान पर लेने के लिए आया है। लेकिन आपको ये भी तो दिख रहा होगा ना सुभाष सर कि जब उनके पास पूछा गया, ये जो महाशय हमारे पास हमारे स्ट्रिंग में जो कैद हुए, हमारे कैमरे में कैद हुए, उनसे जब पूछा गया कि 8 तारीख को तो सब दिखा था, उन्होंने कहा कि हाँ 45,000 तक भी हमने बेचा, मैंने अपनी मिट्टी को भी सोना बनाया। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे आप, जबकि डंके की चोट पे कहा जा रहा था कि जयपुर में तो नहीं होने दिया जाएगा? ये जयपुर की तो तस्वीरें हैं सर। देखिए, हम आपको बताएं कि जिसको आप काला धन काला सोना मान रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक आम घर के अंदर 1000 के और 500 के नोट हर घर में मिलेंगे आपको, 100 के नोट नहीं मिलेंगे। हर घर में जितने एक समय था जब 1978 में 1000 का नोट बंद किया गया था, तो उसमें हजारों लोगों में से 1-2 आदमी के पास 1000 का नोट हुआ करता था। आज A to Z मतलब हर व्यक्ति के पास 1000 और 500 का नोट होगा। 100 के और 50 के नोट शायद उसके पास नहीं मिलेंगे। अब ऐसी स्थिति में वो आदमी क्या करेगा, जिसने बड़ी मुश्किल से पूंजी किसी लाख 50,000 2 लाख तो वो जोड़ा है, वो तो कहीं न कहीं जाकर अपना इन्वेस्टमेंट करेगा, वो फेंकेगा नहीं। बड़ी मुश्किल और मेहनत की कमाई का है, तो उसको जो मिल रहा है हो सकता है ना वो मेहनत की कमाई ना हो, वो काली कमाई हो और उसको सोने में लगा दिया। यही तो बात हो रही है। हम भी तो यही मुद्दा उठा रहे हैं कि जो पैसा काली कमाई का था, लोगों ने सीधा जाके वहां लगा दिया और उसमें साथ दे रहे हैं ये सराफा कारोबारी। और हम आपको आगे वो भी तस्वीरें दिखाएंगे सर, जिन्होंने कहा कि आप बैग तैयार रखिए, हम आपको सोना देने को तैयार हैं। बहुत बड़े बड़े दावे करता है सराफा संघ, उसका क्या होगा? नहीं, ये हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं कि जिसके पास काला धन है, लेकिन जो पैसा लेके आया है और उसको हम ग्राहक दुकान पर माल लेने आया है, तो उसको व्यापारी को माल बेचना ही पड़ेगा। मना नहीं कर सकता हूं कि हम आपको माल नहीं दे। आपका धन काला हो या नहीं, कैसा भी हो, उसको माल अगर लेने आया तो उसको बेचना पड़ेगा, वो देगा माल। पर ये तो एक आदमी की जिम्मेदारी भी बनती है, तो पता तो करे कि वो पैसा इतना सारा लेके आ रहा है, वो कैसे उसको दे देगा। चलिए, मेरे साथ सीबी शर्मा साहब है, पूर्व IPS अधिकारी हैं। सर, एक स्ट्रिंग और दिखाऊं मैं आपको, जिसमें वो खुद जो सराफा कारोबारी वो मान रहा है कि आप बैग भर के पैसा लाइए, मैं आपको सोना देने को तैयार हूं। लेकिन मुझे उससे पहले बताइए कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने का कोई अधिकार पुलिस के पास होता है? हेलो सर, आपके पास आवाज आ रही है मेरी? सीबी शर्मा साहब, आ रही है। बिल्कुल सर, मेरा सवाल यह है कि अगर इस तरह से लोग अपने अधिकारों का हनन कर रहे हो या दुरुपयोग कर रहे हो, तो सचमुच कैसी बड़ी कार्रवाई की उम्मीद की जाए? देखिए, ये जो हुआ है 8 तारीख को, मैं इसको करेंसी कर्फ्यू का नाम देता हूं कि करेंसी को एकदम 8 बजे बिल्कुल बंद कर दिया। जब कभी भी कर्फ्यू लागू होता है तो उससे पहले प्रशासनिक अमले को, जिला प्रशासन को, स्टेट प्रशासन को पहले बताया जाता है कि इतने बजे कर्फ्यू लागू होगा। वो अपनी आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्व में करते हैं। और इसके अंदर 8 बजे जो टीवी में सुना, उससे पहले किसी को भी इस चीज का पता नहीं था। तो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो भी अपनी एडवांस के अंदर जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लें, उनको भी पता नहीं था कि क्या मेजर्स लेने हैं उस हिसाब से। और जब कभी भी कर्फ्यू लगता है, हर चीज के दाम आसमान पे आ जाते हैं, ये अपने सबको पता है। तो मेरा एक निवेदन है, विनम्र निवेदन सरकार से, जब कभी भी ऐसा, चाहे वो किसी ने ये करेंसी पे कर्फ्यू लगाया, 8 बजे कह दिया बिल्कुल करेंसी बंद, बैंक बंद, ऐसा है, और उसके लिए पूर्व में कोई तैयारी नहीं की गई, और जिसका परिणाम यह है कि हर चीज के दाम बढ़े। आज बहुत ज्यादा परेशान है लोग। आप तो केवल इस सोने तक की सीमित है सर। आजकल और भी कई चीजें दिखाएंगे, और भी कई चीजों के खुलासे हुए हैं सर, हमारे पास और भी कई चीजें हैं।
लेकिन हम सबसे पहले इसी बात का खुलासा कर रहे हैं कि जिस दाऊद की कमर तोड़ने के लिए, इस काले धन को रोकने के लिए सरकार ने फैसला लिया, वो फैसला कहीं ना कहीं हर गली और मोहल्ले में जो सराफा कारोबारी है उसमें एक ना एक दाऊद खड़ा उन्होंने कर दिया। सुभाष जी ध्यान से देखिएगा आगे की रिपोर्ट, क्योंकि आपको हमने वो दिखाया सर, जो शुरू में हमारी टीम जिस सराफा कारोबारी के पास गई उसने तो अपना सारा सोना 8 तारीख को ही बेच दिया था। अब हम ऐसे कारोबारी की तलाश में निकले थे जिस पर सोना जिसके पास रखा हो और हमसे डील करे। इस दौरान हम पहुंचे गद्दी वाले के पास, यानी कि गोल्ड ट्रेडर जो होते हैं उनके पास पहुंचे, और वहां जो खुलासा हुआ वो भी आप देखिए। सोना कितना सोना है यह अंदाजा हमें तब हुआ जब हमारी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो खुलकर ये बोला उसके पास वो पीली धातु है जो हमारे सारे काले धन को खपा देगी, लेकिन कीमत दोगुनी होगी। हमने बातचीत जारी रखी। धीरे धीरे पता चला कि इस कारोबार के जरिए 8 तारीख की रात से ही जौहरियों की गोल्डन नाइट हो गई। हैरान करने वाली बात तो यह भी थी कि इस खेल में वो लोग भी शामिल थे जो किसी बड़ी दुकान या शोरूम में ना बैठकर गद्दियां चलाते हैं, यानी गोल्ड ट्रेडिंग करते हैं। ऐसे ही एक शख्स से हमारी मुलाकात हो गई और उसने हमें आश्वासन दिया कि हम नोटों से भरा बैग मंगा लें क्योंकि उसके पास माल तैयार है। जब हम इस गद्दी वाले से मिले, जब इस गोल्ड ट्रेडर से मिले, तो सारी शंकाएं दूर हो गई। जितना काला धन है आप लाइए, हम खपा देंगे। ये एक बहुत बड़ा चूना लगाया जा रहा है सरकार को, उस विश्वास को धोखा दिया जा रहा है जो ना जाने कितने आम लोगों के खिलाफ या कितने आम लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा है, उसको चूना लगाया जा रहा है। उस काली कमाई को सोने में बदलने की ये कवायद। हमारे साथ मनीष अग्रवाल साहब भी बने हुए हैं, अध्यक्ष राजस्थान कर सलाहकार संघ के। सर मुझे बताइए कि अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद की जाए? पहले तो आयकर अधिनियम की धारा के अनुसार 2 लाख से ऊपर के बिल देने पर जो कैश का बिल बनेगा उसमें पैन नंबर और लेने वाले का नाम पता अनिवार्य है। तो अगर ये बिल दिया गया है और 2 लाख से ऊपर का बिल फाड़ा गया है, माल बेचा गया है, तो उसमें वो इंफॉर्मेशन उसके पास मिलेगी जी। और ऐसे आदमी की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी कार्रवाई कर सकता है, उससे उस पैसे का सोर्स पूछ सकता है जी। मनीष जी लेकिन देखिए, इसलिए ये अगर जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए मनीष जी, आपसे मैं और भी जवाब लूं और ये भी जानूं कि किस तरह की कार्रवाई होगी, किस तरह की कार्रवाई हो सकती है। हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं और ये खास पेशकश भी जारी है। रुकेंगे यहाँ एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद वो दिखाएंगे, उस शख्स से भी मिलवाएंगे जिसने सचमुच इस काले सोने को, या ये कहें कि इस कवायद में चूना लगाने की पूरी तैयारी की और इस काले धन को खपाने की पूरी तैयारी की अपने सोने के साथ। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। प्रस्तुतकर्ता पतंजलि एलोवेरा जेल। पिंपल्स रिंकल्स मिटाएं, खूबसूरत त्वचा पाएं। 24 घंटे उपलब्ध रहती है। यहाँ हिप और नी जॉइंट रिप्लेसमेंट तथा आर्थ्रोस्कोपी हेतु विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं एक्सपर्ट डॉक्टर्स द्वारा सदा उचित मूल्य पर। 8 नवंबर जिस तरह का ऐतिहासिक फैसला लिया गया आर्थिक व्यवस्था को बदलने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया और उसकी जगह नई करेंसी लाने की बात कह दी। लेकिन इसके बाद हुआ क्या? आम जनता थोड़ी परेशान हुई, सभी ने खुले दिल से स्वागत भी किया, लेकिन उसके पीछे शुरू हो गया एक और काला सोने का खेल। जी हां, अब सराफा कारोबारियों ने एक ऐसा खेल शुरू कर दिया कि आप अपनी काले धन की कमाई हमारे पास लाइए, हम उसे खपा देंगे। और उस पर पूरी तरह से खुलासा किया है जी राजस्थान न्यूज में। लगातार हमारी पेशकश बनी हुई है, नए खुलासे हम लगातार करेंगे, दिखाएंगे कि किस तरह से बेचने को तैयार हो गए सब कुछ सराफा कारोबारी, और ये भी नहीं सोचा कि सरकार को कितना बड़ा चूना लग रहा है। हमारे साथ हमारे मेहमान बने हुए हैं
लेकिन उनसे पहले हमारे साथ मेहमान हैं, उनको इंट्रोड्यूस करा दे। सुभाष गुप्ता जी हैं अध्यक्ष राजस्थान सराफा संघ से, मनीष अग्रवाल साहब हैं अध्यक्ष हैं राजस्थान कर सलाहकार संघ के, ओपी मिश्रा साहब हैं लीगल एक्सपर्ट हैं, और आप सीबी शर्मा, ओपी मिश्रा साहब हमारे साथ अब जुड़ गए, और सीबी शर्मा जी भी हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी है। आप चारों से भी हम जवाब लेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि आप चारों भी अब जो हमारी रिपोर्ट है उसे ध्यान से देखिए, क्योंकि हम एक ऐसे शख्स से मिले जो गद्दी पर बैठता है, जो ये कहीं गोल्ड ट्रेडर है। गद्दी वाले से मिलकर हम समझ गए कि ये शख्स लाखों को ठिकाने लगाने की क्षमता रखता है। सो हमने बात आगे बढ़ाई, धीरे धीरे सब कुछ साफ हुआ। हमारी टीम ने खुफिया कैमरे में वो पूरी डीलिंग की रिकॉर्ड की, और ये वो डील थी जो सरकार के भी होश उड़ा देगी। पहले ज्वेलर से तो हमारा काम बना नहीं, क्योंकि उसने अपना सारा सोना 8 तारीख को ही ठिकाने लगा दिया था। हमें पता चला कि काले को पीला करने का खेल बड़े शोरूमों में ही नहीं, उन गद्दियों पर भी हो रहा है, जहां एक आदमी बैठकर ट्रेडिंग करता है। ये वो गद्दी होती है जिस पर बैठा शख्स पब्लिक डीलिंग नहीं करता। मगर इस बार जैसे ही कैलेंडर में 8 नवंबर आई, इनके भी दिन बदल गए। हमें इस शख्स ने भरोसा दिया कि हम पैसे मंगवा लें, काम हो जाएगा। ज्यादा लिया और आप उसको 300 ग्राम मिला दूंगा, बच्चे को लीजिए 40 किलो 4 किलो सुराना तो 1 करोड़ को ना लिया, वो 300 ग्राम आदमी तो गरीब है ना। बातचीत के दौरान समझ आ गया कि पैसा बातचीत के दौरान समझ आ गया कि पैसा ज्यादा खर्च होगा, लेकिन ये लोग लाखों ठिकाने लगाने की क्षमता रखते हैं। जिस गद्दी पर यह बातचीत चल रही थी, वहाँ 2 कारोबारी मौजूद थे। इस दौरान दूसरे ने भी दिलचस्पी दिखाई। 4 किलो ले लियो, कर लो, चलो जमाई करा तो बैंक में पीसा कटा करा दो कितना देखो जी, आज 200 ग्राम नहीं 300 ग्राम लेने आपको तो कोई डरा नहीं पड़ेगा। इसको लेकर 5-5 दोस्त में दूध डाल दिया ना, तो भाई वो ये करेगा सोना की जब्त होगा, ऐसा नहीं लोकल से जब ये जो स्कीम चल रही है ना गोल्ड स्कीम, इसीलिए निकालिए पहले गोल्ड वाली स्कीम है नहीं। अब आप क्या है, अभी गोल्ड को खरीद के इसी स्कीम में डाल दोगे तो आपसे, अरे बाबू जी सब चीज मोटा मोटी कहानी है, सबको 1 नंबर में ला देगा, मतलब 1 नंबर में वो लिया मिला के बात देते हैं। अमेरिका का जो सिस्टम है ना, टोटल वही लाके छोड़ेगा, कुछ भी। बातचीत के दौरान हमें समझ आ गया कि इनका माल इतना ज्यादा बिक चुका है कि अब ये 200-400 ग्राम में डील कर रहे हैं। इन्हीं लोगों ने ये भी बताया कि कैसे 8 तारीख की रात को लोगों ने किलो में सोना खरीदा है। अब ये लोग मुद्दे की बात पर आए और सीधे पैसों की बात करने लगे। इन लोगों ने हमसे पैसे मंगवा लेने के लिए कहा। 200 ग्राम तो है अभी आ जाएगा लेके, आप रुपए चल जाएंगे एक दोस्त के पास? नहीं बुलाएगा नहीं, क्यों नहीं बुलाएगा, यही मिल जाएगा आपको तकलीफ। आप 10 मिनट यही लगो 200 ग्राम 200 ग्राम में 10 पेटी होगा, कितना होगा? 50%। तो समझे आप, ये 50% क्या है? ये 50% वो फिगर है जो अर्थव्यवस्था को 100% नुकसान पहुंचाएगी। ये 50% वो फिगर है जो सरकार की कोशिश को 100% जीरो कर देगी। मतलब साफ है कि काले कारोबारियों ने सरकार की काले धन के खिलाफ की गई कोशिश को धता बताने की पूरी व्यवस्था कर रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सरकार की योजना को, सरकार के मिशन को, उनके ऑपरेशन को पूरा पलीता लगाने की तैयारी। सुभाष गुप्ता जी जवाब दीजिए इसका। आपने रिपोर्ट देखी किस तरह से पलीता लगाया जा रहा है, जवाब दीजिए इसका। नहीं बिल्कुल हम सही कह रहे हैं, सही आप सही कह रहे हैं। और ग्राहक ऐसे आए हैं और उन्होंने अपना जो जोड़ा हुआ धन भी लेके आए हैं। और दुकानदार अब जब ग्राहकी ज्यादा बढ़ जाती है, माल कम होता है, ग्राहकी ज्यादा होती है, लेने वाले ज्यादा होते हैं, तो उनके लिए भाव बढ़ना स्वाभाविक है। जैसे कल ही नमक 300 रुपए किलो बिक गया। वो तो अफवाह थी, वो तो अफवाह थी सर, वो तो अफवाह थी सुभाष जी, अफवाह थी।
आज प्रदेश देख रहा है आपको पूरा, देश में ऑपरेशन चलाया जा रहा है काले धन को खत्म करने के लिए। ये सराफा कारोबारी तो सीधे सीधे पलीता लगा रहे हैं उनको। नहीं, ऐसा नहीं है। सराफा कारोबारी का कोई दोष नहीं, उसके पास कोई माल लेने आ रहा है, वो माल कम है, लेने वाले ज्यादा है तो वो ज्यादा रेट में बेच रहा है। ये हम कह सकते हैं, ये भी जानते हैं कि वो काला धन ही लेके आ रहा है, लेकिन उसकी मजबूरी वो क्या करेगा बताइए आप। कोई दुकान आ रहा है, वो अपना माल बेच रहा है। आप ये मान रहे हैं, आप ये खुद से मान रहे हैं कि काला धन है, मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास कोई खरीदने के लिए आया तो मुझे देना पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं। आपको पता था, इन लोगों को पता था काला धन है, लेकिन उनकी मजबूरी है। आप देखिए, जो लोग लेने आ रहे हैं उसमें 90% लोगों के पास काला धन नहीं है। काला धन जो है वो लेने वाले सड़क पर नहीं घूम रहे हैं। आपको मालूम है 3 दिन से कैसे लोग 4,000। सुभाष जी आप अध्यक्ष हैं, आप खुद स्वीकार कर रहे हैं इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं, जिम्मेदारी ले रहे हैं ना आप कि काला धन है, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम क्या करें, हमें बेचना था। आप नहीं, आप एक बात समझिए, एक गृहिणी 5-5 हजार रुपए रोज जोड़ती है, 10-10 हजार रुपए जोड़ती है, और वो बालों अपने पति से, परिवार से छिपा कर 2-3 लाख रुपए इकट्ठा करती है, और वो जब उसका नोट उसे मालूम पड़ता है मेरा रुपया बंद होने वाला है, उसके ऊपर क्या बीत रही है। सुभाष जी वो काम तो सरकार का है ना, ऑपरेशन सरकार का है, तो वो सरकार सोचेगी। सराफा कारोबारी क्यों उसमें नेता बन रहे हैं, या क्यों उसमें अपना जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। नहीं, आपको शायद हिंदुस्तान की संस्कृति से शायद आप कम अवगत होंगे। मैं बिल्कुल वाकिफ हूँ सर, मैं बिल्कुल वाकिफ हूँ। मेरे घर में मेरी मम्मी ने भी पैसा जमा करके रखा है, मैं बिल्कुल वाकिफ हूँ। लेकिन ये आप बताइए कि आप खुद कह रहे हैं कि काला धन, हमें पता है कि जो लोग आए उनके पास काला धन है, उनकी काली कमाई है, लेकिन हमारी मजबूरी है बेचना, हम क्या करें। ये आप अध्यक्ष हैं, आप खुद मान रहे हैं इस चीज को। आपको ये कैसे नजीर पेश कर रहे हैं सर। हाँ, काला धन आता है, हाँ बिल्कुल काला धन आता है, लेकिन उसका जिम्मेदार व्यापारी नहीं है। तो कौन है, डिफाइन सभी काला धन है या नहीं। ये सरकार की जिम्मेदारी है। काला धन कौन कमा रहा है, क्यों कमा रहा है, कौन सा अफसर बिना पैसे के लिए काम करता है, कौन नेता चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च होता है, ये व्यापारी की जिम्मेदारी है कि वो चुनाव में क्यों इतना खर्च करता है। ये आप 4,000 रुपए के लिए फिर आप औरतें महिलाएं रो रही है सड़क पर खड़े रहकर। आपको मालूम कल 11 तारीख की शादी में क्या हुआ, लोग परेशान हो रहे हैं। आप ये मान रहे हैं कि काला धन लेके लोग हमारे पास आ रहे हैं और हमारी मजबूरी है कि हमें सोना बेचना पड़ रहा है। ऐसी कौन सी मजबूरी समझ में नहीं आती हमको। मनीष अग्रवाल साहब, आप प्लीज इस पर अपना प्रतिक्रिया देंगे। इनकी तो मजबूरी है कि इनको बेचना पड़ रहा है सोना, क्योंकि इनके पास जबकि इनको पता है कि काला धन है, वो इनकी मजबूरी है, इनको सोना बेचना पड़ रहा है। देखिए, ऐसी कौन सी मजबूरी है। ये जो इनकी मजबूरी, तो जिन लोगों के पास में कैश पड़ा है वो अपने कैश का एडजस्टमेंट कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो आम आदमी है जिसके पास काला धन नहीं है, उस लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। बाकी तो ये जो कुछ भी आप दिखा रहे हैं, जो ये लोग खरीद रहे हैं, ये तो घर में पड़ा हुआ वो धन है जो किसी काम का नहीं है। सुभाष जी, एक बात बताइए, आपने कहा गृहिणियां क्या करेंगी, ये काम सोचना सरकार का है। जो नोट बैन कर दिया सरकार ने, जिसके लीगल टेंडर को अमान्य कर दिया, आप किलो में सोना बेच के वो काली कमाई अपने पास रख रहे हैं। अगर आप उसे स्वीकार कर रहे हैं तो आप देशद्रोही नहीं हुए। ये कारोबारी इतने जो है वो देश के खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं। ये काला धन एक दिन की उपज नहीं है, ये बरसों की उपज है। सरकार जो यहाँ हिंदुस्तान की संस्कृति है, परिपाटी है, एक सेविंग की परिपाटी है, और सेविंग में केवल जो उनके पास जो बचाव सोना चांदी है, ये लेकर रखने की परिपाटी देश में चली आ रही है। अगर ये वेस्टर्न स्टाइल नहीं है, यहाँ पर इंडिया में 2008 में दुनिया में सब जगह फेल हो गया था। इंडिया भारत देश जो है वो जिंदा था, उनको कोई तकलीफ नहीं है, इसकी वजह थी पैरेलल इकोनॉमी यहाँ चल रही थी। आप उस बात पर जाइए। आप इसका अगर ये पैसा नहीं होता तो लोग आज आपको मालूम है बाहर से देश के अंदर जो घूमने फिरने वाले लोग आ रहे हैं, उन पर रोटी खाने के पैसे, वो सारी समस्या सरकार की है, वो सरकार सुनेगी ना कि उसके ऑपरेशन से किसको दिक्कत हो रही है। हमारा सवाल तो ये है कि जब जो नोट बैन हो चुका है, जो करेंसी लीगल नहीं है, आप उस करेंसी को अपने पास रखते हैं और आपके कारोबारी इस बात को कहते हैं कि आप बैग ले आइए, बैग भरकर पैसा ले आइए, आपका काम हो जाएगा। किस काम की बात कर रहे हैं सर? देश को चूना नहीं लगा रहे आप लोग। देखिए, हम सभी व्यापारी को ऐसे होंगे 2-4 व्यापारी, इनका हम बात नहीं कर सकते, हो सकता है ऐसे होंगे, लेकिन ये व्यापारी की जिम्मेदारी नहीं है कि काला धन है या सफेद धन है। जो माल लेने आ रहा है वो अपनी व्यवस्था से माल बेच रहा है। हर आदमी इकोनॉमिकल कॉमर्शियल है, वो अपनी वस्तु परिस्थिति के हिसाब से वो लेता है और वो माल बेच रहा है उसको। वो भी तब जब नोट बैन हो गया। जब नोट बैन हो गया तब तो हर कारोबारी को दिखता है ना, सबके चक्षु खुले हुए हैं, सबको नजर आ रहा है कि वो नोट बैन है, फिर भी आप अपने
वाले से पैसा ले रहे हैं और सोना बेच रहे हैं, और फिर भी आप कह रहे हैं कि हमारे हाथ सफेद हैं। नहीं, हम ये नहीं कह रहे। हमारे पास जो स्टॉक है वो हमारे पास 1 नंबर का, वो काला धन का स्टॉक नहीं है। ग्राहक आ रहा है उसको लेने के लिए, तो हम उसको दे रहे हैं कि भाई आप आ जाइए हमारे पास, जो आप ले जाइए। अब कुछ लोग उसको अवैध तरीके से कर रहे हैं, वो उनका अपनी समझ में। सर, आप तो पता नहीं किस परिपाटी पे चलने की बात कर रहे हैं। ऐसे में तो सरकार आप ही चला लेंगे। मुझे लीगल जो टेक्निकल जो पॉइंट है, लीगल पॉइंट है, वो भी समझाएंगे। ओपी मिश्रा साहब हमारे साथ बने हुए हैं, मैं उनसे बात करूंगी, क्योंकि सर ये शायद समझना ही नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि जो ये कर रहे हैं वो सब ठीक है और उनको करने दिया जाए। ओपी मिश्रा साहब लीगल एक्सपर्ट है, सर इसके लीगल पॉइंट को समझाएं मुझे, जो ये कर रहे हैं वो कितना गलत है। देखिए, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और जैसे ही पीएम साहब ने न्यूज चैनल्स पर ये डिक्लेयर कर दिया कि आज के बाद में 500 का नोट और 1000 का नोट ये लीगल टेंडर नहीं होगा, हाँ। तो इमीडिएट इफेक्ट से ये बंद हो गया है। और उसके बावजूद अगर ये कोई भी ज्वेलर्स ही नहीं, कोई भी अगर इसको एक्सेप्ट करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। और इन सबके खिलाफ सेल्स एक्ट में, क्योंकि ये सेल भी अपनी ज्यादा शो करेंगे, और उसके बाद में अपनी इनकी जैसे ही मिसमैच हो जाएगा, इनके इनकम टैक्स रिटर्न से मिसमैच हो जाएगा, और इनकी सेल अचानक बढ़ रही है, वो सरकार जो है उसको भी नोटिस में लेकर के और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है निश्चित रूप से। और जहां तक सवाल आता है कि कोई भी अपने कलेक्टेड मनी ले रहा है, अपने पास से जो सेविंग से ले रहा है, कोई भी सेविंग से 200-300 ग्राम नहीं लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सोना कोई लेते हैं, वो समझ में आता है। इतने बड़े लार्ज अमाउंट में लोग बाग अगर खरीद रहे हैं तो ऑब्वियसली इट्स अ ब्लैक मनी, और ब्लैक मनी जहां पर भी आती है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, सेल्स टैक्स के अंदर कार्रवाई की जा सकती है इनके खिलाफ। तो ऐसा नहीं है कि इम्यून है ये, इनके खिलाफ निश्चित रूप से कानून कार्रवाई कर सकता है। मनीष अग्रवाल साहब राजस्थान कर सलाहकार संघ के अध्यक्ष हैं, मुझे बताइए कि मॉनिटरिंग कौन करेगा इन सब चीजों की? सर, इन सब के लिए स्टेट गवर्नमेंट में सेल टैक्स डिपार्टमेंट ने भी शुरू कर दी है कार्रवाई करना, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आपने सुना होगा कल भी और आज भी कार्रवाई हुई है। ये जो लोग आप जिनके लिए बात कर रहे हैं, उनके यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने एक्शन ले रहा है, और वहां पे जाकर के ये देखा जा रहा है कि उन्होंने पिछले 4 दिनों में कितनी सेल करी है, कितना कैश इकट्ठा किया है, और उसका किस तरह से बिल करा है। ये तो बात तय है कि ये काला धन है, क्योंकि अब कोई आदमी अपने 100 रुपए के सामान को 50 रुपए में या 150 रुपए का में नहीं खरीदेगा। जो सोना कल 31,000 का मिल रहा था उसको वो 50,000 में नहीं खरीदेगा, तभी खरीद रहा है जब वो काला धन है, उसके पास वो पैसा फालतू पड़ा है और उसको ठिकाने लगाना है। मतलब इसलिए इसके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कार्रवाई शुरू कर दी है। और उसने आज के अलावा भी आपने पढ़ा होगा 2.5 लाख से ऊपर जो लोग भी कैश जमा करा रहे हैं बैंक के अंदर, उनकी भी वो इंक्वायरी आगे भविष्य में आएगी। उस समय भी इन सब जो कैश जमा हो रहा है उसका एक अमाउंट का हिसाब वहाँ डिपार्टमेंट में देना पड़ेगा। सुभाष जी, लीगल पॉइंट ठीक समझ में आया आपको? गैर कानूनी है सर, जेल जाने का काम कर रहे हैं आप लोग, और आप खुद अध्यक्ष होने के बाद गैर जिम्मेदाराना जवाब दे रहे हैं हमारे साथ बैठकर। नहीं, ऐसा है कि हमारा ऐसा गैर जिम्मेदाराना जवाब नहीं है। दुकानदार ने जो माल बेचा है वो थोड़ा क्वांटिटी में जो माल बेचा है वो एज कानून के हिसाब से उसने माल बेचा है। उस पैसे को उसने गवर्नमेंट अपने जमा कराया सर बैंक के अंदर। उसमें काला धन का इस्तेमाल हुआ है, ये हम मान सकते हैं। काला धन है इसलिए वो दुगने दामों में ले रहा है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन माल कम है, डिमांड ज्यादा है, तो उसको काला माने कि नहीं माने ये हम नहीं कह सकते इस बारे में। अच्छा, आपको ये पता है कि वो काला धन है, लेकिन आप ये मानने को तैयार नहीं है, ये कहना चाहते हैं आप? आपको पता है वो काली कमाई है? हम कुछ दिन पहले ये मान रहे थे। काला धन जो बोलते थे, काला धन वो होता है जो अरबों खरबों डॉलर देश के बाहर पड़ा हो, वो काला धन देश का बाहर गया हुआ है। सर, तो वही तो ना, आप तो देश में रह के सरकार को पलीता लगा रहे हैं। हाँ, आप तो जीती जागती उदाहरण पेश कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, ये लोगों की गलत बात है कि वो टैक्स चोरी करके काला धन टैक्स का पे। आप अपने एसोसिएशन की बात कीजिए सर, अपने गिरबान में जाके सर, अपने एसोसिएशन की बात कीजिए। लोगों को भूल जाइए, लोगों को तो हम देख लेंगे, सरकार देख लेगी, आप अपनी बात कीजिए। देखिए, हमारे एसोसिएशन में हम तो स्टेट बोलते, सीधा बोलते हैं, कर चोरी किस लिए करनी है? जितना कमाओ उतना टैक्स भरो, कर चोरी करनी नहीं है। आप जितना व्यापार करते हो उतना 1 नंबर में व्यापार करो। हम 2 नंबर के लिए कभी नहीं कहते आप 2 नंबर में व्यापार करिए। 4 दिन पहले भी आप डंके की चोट पे यही बात कह रहे थे। 4 दिन पहले भी डंके की चोट पर आप यही बात कह रहे थे कि जो लोग करते हैं उन्हें करने दीजिए, हमारा जयपुर बिल्कुल पाक साफ है। हमने जो तस्वीर और जो स्टिंग किया है ना, वो जयपुर का ही है,
और वो आप ही के एसोसिएशन के कारोबारी हैं। आप मुझे ये बताइए कि इनको कोई खौफ डर तो था नहीं और खुद काला धन इकट्ठा कर रहे हैं, वो भी देश को चूना लगा रहे हैं। आप तो इस पे जवाब दीजिए मुझे। देखिए, इसका हम आपको कोई जवाब नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि ये हर व्यापारी की अपनी मर्जी है वो कैसे क्या व्यापार करता है। लेकिन व्यापारी का कोई दोष नहीं है, दुकान पे उसका सामान रखा है, कोई लेने आ रहा है तो उसको बेच रहा है वो मैंने फिर आपको बता रहा हूं आपको कि अगर 1 किलो माल है, 3 किलो की डिमांड है, तो वो भाव ऊंचे करके बेच रहा है, वो उसकी मर्जी की बात है। लेने वाला उसको ले रहा है, उसकी मर्जी की बात है। वो उसके पास आप अध्यक्ष हैं, आप अध्यक्ष आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, आप ये कह रहे हैं और आप जवाब नहीं देना चाहते। हमारी जिम्मेदारी हम किसके नहीं, हम क्या जवाब देंगे बताइए इसका। अब आदमी कोई ग्राहक आ रहा है, उसको मना करेंगे आप लेने मत आइए। जब नोट बैन हो चुका है तो आप पूछेंगे तो सही ना कि भाई ये नोट नहीं चल रहा, क्यों रखेंगे आप वो नोट? आप भी तो देशद्रोही का ही काम कर रहे हैं ना। आपको पता है वो काला कमाई है। इतनी सेविंग होती है किसी के घर में? ओपी मिश्रा साहब, इतनी सेविंग होती है कि कोई 1 किलो 2 किलो जाके सोना खरीद लाएगा? आप अगर कोई नोट को बैन करना है, करेंसी को बैन करना है, कुछ तो टाइम देंगे उसको बदलाने करने के लिए, कुछ तो टाइम देंगे। मुझे लगता है सर आप समझना ही नहीं चाहते कि हम कह क्या रहे हैं। लेकिन आप जो कर रहे हैं ना, वो पूरी तरह से गैर कानूनी है, समझना जरूरी है। और जो कार्रवाई हो सकती है वो भी हम हमारे लीगल एक्सपर्ट्स बैठे हैं, उसके लीगल पॉइंट्स को आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले सुना देते हैं कि किस तरह से डंके की चोट पे वो कारोबारी कह रहे हैं कि आप बैग भरकर लाइए, हम सब ठिकाने लगा देंगे। क्या ठिकाने लगाने वाले हैं ये देखिए। पर तो 8 तारीख को तो हुआ था, आज 8 तारीख को तो हो रहा था। आज तो खूब माल कौन जागे ना सरकार सर आदमी भाग लो, 2 दिन कुछ 2 घंटे कुछ ले लो, 2 दिन बाद बकावत दुकानदार से बकरा की माई कहते खैर बना ली। और 8 ने जिन्हें कर लिया कर लिए तो कर लिया कर लिया फायदा हो रहा है। वो बहुत फायदे हो रहे, दुकानदार बहुत ठगाए, उस दिन करेंसी भी बंद के लिए भाव भी कुछ इसमें बेचा, फसल में बेचा। करेंसी बंद हुई थी, हमने तो बहुत सारा ठिकाना लगाया, मैंने अपनी मिट्टी को भी सोना बना लिया, यही सब कुछ चला रहे हैं आप लोग। तो फिर बताइए कि देश को कहां आगे बढ़ने देंगे ऐसे लोग? कितने दाऊद मारने की कोशिश की। पूर्व आईपीएस हमारे साथ बने हुए हैं सीबी शर्मा सर। सीबी जी शर्मा साहब, ये बताइए, दाऊद की कमर तोड़ने के लिए फैसला लिया गया था, गली मोहल्लों में हर एक बंदा दाऊद हो गया सरकार के लिए, तो कैसे इसको रोकेंगे? आवाज नहीं आ रही है, रिपीट करें कृपया। सर, हर जगह, हर गली में, हर मोहल्ले में इस तरह के दाऊद खड़े हो गए हैं, कैसे रोकेगी सरकार इन लोगों को? देखिए, मेरी मान्यता यह है कि सरकार की एजेंसियों को ये आर्थिक इंटेलिजेंस है वो कलेक्ट करना चाहिए। और मेरी मान्यता जो मैं बता रहा हूं, सारे व्यापारी ऐसे नहीं होंगे, कुछ एक परसेंटेज 10-5% होते हैं, उनके खिलाफ इंटेलिजेंस कलेक्ट करके जो इस तरह का गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और आम आदमी को चोर नहीं कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आजकल तो ये स्थिति हो गई, जैसे आपकी न्यूज जाती है, हर आदमी ये सोचने लग जाता है कहीं चोर तो नहीं। सारे चोर नहीं है, जो कर रहे हैं इंटेलिजेंस कलेक्ट करके जो गलत आदमी कर रहा है उस पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ये मेरा संदेश है सभी को। सर, पुलिस के पास कोई राइट होता है इस तरह के स्ट्रिंग्स पर या इस तरह के खुलासों पर कार्रवाई करने का? देखो, पुलिस के पास में केवल संज्ञेय अपराध जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस डिफाइंड है सीआरपीसी में, उसके तहत ही पुलिस कार्रवाई कर सकती है। इनके लिए ज्यादा जो आर्थिक अपराध हैं, इसके अंदर अन्य जो विभाग हैं, आयकर विभाग है, सेल्स टैक्स का है, इनको ज्यादा अधिकार रहता है। पुलिस का सहयोग तो रहता ही है, उसमें भी जिसके अंदर जो कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है उसके अंदर पुलिस कार्रवाई करती है। वैसे तो हर एक केस के अंदर पुलिस का तो सहयोग रहता ही है, पुलिस का सहयोग, इसमें इंटेलिजेंस कलेक्शन करना बहुत जरूरी है। मनीष अग्रवाल साहब, किस तरह से कार्रवाई होती है ऐसे लोगों पर जी जो देश के खिलाफ हैं? सबसे पहले ज्वेलर से ये पूछा जाएगा जिसने गुड्स लिया है उसका नाम पता, अगर 2 लाख से ऊपर का बिल काटा होगा तो ही ये इन्फॉर्मेशन आ पाएगी। अदरवाइज तो कोई एक्शन किसके अगेंस्ट में लेंगे ये पता नहीं लग पाएगा। इसलिए इस तरह के मैटर्स के अंदर इसीलिए डिपार्टमेंट ने इमीडिएटली कार्रवाई की है और ये पता करने की कोशिश करी है कि ये गुड्स किसने खरीदा है। वो लोग आइडेंटिफाई अगर हो जाते हैं तो उनके अगेंस्ट में पूरा एक्शन लिया जाएगा। उनके पास ये पैसा कहां से आया उसका सोर्स उन्हें एक्सप्लेन करना होगा, और अगर वो सोर्स नहीं एक्सप्लेन कर पाते तो उनको इस पर टैक्स देना पड़ेगा। उसके अलावा 200% पेनल्टी देनी पड़ेगी
जुर्माने के रूप में और सजा का भी प्रावधान है। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग आराम से बच के निकल जाएंगे। अगर ये चीजें खुल जाती हैं, उनकी आइडेंटिटी मिल जाती है, तो इसके पीछे काफी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बड़ी कार्रवाई हो सकती है, और हम उम्मीद भी यही करते हैं, क्योंकि देश को चूना लगाने नहीं देंगे। हम तो एक ये कहेंगे सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और हम चाहेंगे कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द इन पर धरपकड़ हो। सुभाष जी, मैं फिर आपके पास आऊंगी, क्योंकि जो कारोबार चल रहा है ना, वो बिल्कुल गैर कानूनी है और जेल जाने का काम कर रहे हैं कारोबारी। आप समझे, उससे पहले फिर से एक बार सुना दूं आपको कि आखिर हुआ क्या। जब हमारे खुफिया कैमरे उनके पास पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, बैग ले आइए, हम ठिकाने लगा देते हैं, लाखों का माल मिनटों में इधर उधर कर देंगे। सुनिए एक बार आप। क्या ज्यादा लिया आप उससे 300 ग्राम कर दूंगा बच्चे को 4 किलो 4 किलो पुराना तो 1 करोड़ को ना लिया वो 300 ग्राम बर्बाद में तो निकल ना ज्यादा लिया। सुभाष जी, कौन सा व्यवहार निभा रहे थे कारोबारी साहब? आप तो घर के आदमी हैं, आपको बता देते हैं 4 किलो तो मैं बेच चुका हूँ। नहीं, हम इसके फेवर में हम नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो ब्लैक मनी को सपोर्ट करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हम अमूमन इसमें ग्राहक के और दुकानदार के को हम गलत नहीं ठहरा सकते। सभी दुकानदार चोर नहीं है, सभी दुकानदार ब्लैक मनी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब कुछ एक आध दो है तो है, उसका तो सरकार करेगी अपने हिसाब से। एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, 4 किलो सोना एक साथ लीगल है क्या ये? नहीं, कोई लीगल नहीं 4 किलो सोना। तो फिर आप अपने व्यापारी को क्यों उसे दोषी नहीं ठहराना चाहते? आप क्या सुनना चाहते हैं? आपको कह रहे हैं कि आपने ठीक किया है। कुछ मैंने ये नहीं कहा उसने ठीक किया, लेकिन अमूमन दुकानदार चोर नहीं है। वो अपने हिसाब से काम कर रहा है, अपने लीगल तरीके से काम कर रहा है। और इसमें 1-2% अगर कोई है तो है, उसका तो सरकार करेगी, कानून करेगा। आप तो मुझे बताइए, चलिए सब नहीं है आपने कहा, हमने मान भी लिया आपकी बात, सब नहीं है, जो है उन पे क्या? जी सॉरी, जो चोर है उनका क्या? जो चोर है उनका सरकार करेगी, जो कानून के हिसाब से जो सजा मिलनी वो मिलेगी उसको। हम उसका फेवर नहीं कर रहे उसका। अगर कोई गलत का गैर कानूनी काम कर रहा है तो उसको सजा उसको मिलेगी उसकी। हम उसका सुभाष जी, ये तो मतलब ये वाली बात हो गई कि धरना प्रदर्शन करना है तो जिम्मेदारी आप लेते हैं, सरकार को घेरना है तो अध्यक्ष आप बन जाते हैं, जिम्मेदारी आप लेते हैं। जो चोर और जो इस तरह का काला कारोबार कर रहे हैं, वो जब नाम सामने आ रहे हैं तो आप तो बैकफुट पे आ रहे हैं। ये कौन सी बात हुई सर? समझिए इस बात को। नहीं, एसोसिएशन के अध्यक्ष है ना, मानिए इस बात को। मानते क्यों नहीं? आपके सामने आपके सामने खुलासे। चलिए, मैं चर्चा जारी रखूंगी। मैंने ओपी मिश्रा साहब से जवाब लूंगी, क्योंकि वो लीगल एक्सपर्ट है, हमको बाद में बताएंगे भी कि क्या लीगली ठीक है और क्या नहीं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रायोजक हैं प्लैटिना। ऑपरेशन काला सोना लगातार हमारी खास पेशकश जारी है। तमाम जो मेहमान वो हमारे से जुड़े हुए हैं, कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। माजरा आपको समझा दें, मोदी सरकार के 500 और 1000 रुपए के नोट